हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स और बचे थे फर्स्ट यूनिट से, जिन्हें सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में, जैसे इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बताया, परसेंटेज एरर पे कई सारे बेस्ड को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। और ये इस पैटर्न के डायमेंशनल एनालिसिस वाले या परसेंटेज एरर वाले या एरर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं सारे टाइप्स के आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। जो बचे हुए थे वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट यूनिट यहाँ मतलब ख़त्म हो गई है। कुछ एक दो न्यूमेरिकल बचे जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोगों को इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है उससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे 6 नंबर के, 4 नंबर के। तो ये नंबर स्कोर करने, अच्छे नंबर स्कोर करने का बहुत अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू। तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। जिस तरीके की कोई भी समस्या हो अगर इस वीडियो को लेके या कुछ मतलब समझने को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पानी के अंदर विस्फोट से उत्पन्न बुलबुले का आवर्तकाल दिया हुआ है। P की पावर A, D की पावर V, E की पावर C के समानुपाती है। जहाँ P क्या है, दाब है, D क्या है, पानी का घनत्व है, और E क्या है, विस्फोट की कुल ऊर्जा है, एनर्जी है। द टाइम पीरियड ऑफ ए बबल जनरेटेड बाय ए एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, D टू द पावर B, E to the power C, where P is static pressure, D is density of water and E is energy of explosion. Then find the value of, क्या पूछा है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A, B और C की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसका जो टाइम पीरियड है, बबल जनरेट होने का जो टाइम पीरियड है, वो क्या है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P टू द पावर A, D टू द पावर B एंड E टू द पावर C पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल में क्या आता है, इक्वल में आता है कोई सा कांस्टेंट। तो यहाँ हमने कांस्टेंट के ले लिया और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ वैसी रहेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि एक तो k क्या है, हमने जो सॉल्व किया, k कांस्टेंट है और एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो p की पावर a जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर को। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m L-1 T-2। अब क्योंकि p की पावर a है, इसलिए इस डायमेंशनल फॉर्मूले की भी पावर क्या होगी, 1, क्योंकि ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे ही डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-3। तो इसकी पावर क्या होगी, B, क्योंकि डेंसिटी की पावर यहाँ क्या है, B है। इसके बाद आते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी की पावर है C और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2। तो उसकी भी पावर क्या होगी, C होगी। टाइम पीरियड का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ T होता है, जिसे हम M0 L0 T भी लिख सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करना है। सो इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करने के बाद टाइम पीरियड के जगह में टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड P के जगह में P का, D के जगह में D का, एंड E के जगह में E का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के, और जो भी उसकी पावर है वो डिनोट करते हैं। अब दोनों तरफ के इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू। जो हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि विमीय समांगता के नियम अनुसार दोनों पक्षों का क्या करना है, तुलना करनी है। तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं ABC के पावर वाले डायमेंशनल फॉर्मूले को। क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो जैसे इसकी पावर A थी, तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, M की पावर A, L की पावर यहाँ -1 है तो A से मल्टीप्लाई होगा तो A -A, और T की पावर -2A। इसके बाद ML-3 था तो B की पावर क्या, B से मल्टीप्लाई होगा इसके पावर का, तो क्या आएगा, M की पावर B, L की पावर -3B, और T यहाँ क्या था, 0 था, इसलिए T की पावर क्या आई है, 0 आई है। अब ऐसे ही C के लिए करेंगे तो क्या आएगा, M की पावर C, L की पावर 2C एंड T की पावर -2C। इन दोनों, अब ये देखो, ये MM वाले टर्म है, इनका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इनकी सारे बेस सेम होने पर इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड होंगी। इसके बाद L की पावर भी आपस में ऐड होगी और T की पावर भी आपस में ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए
अब हम m की पावर a b c जो है इस m की पावर को इस तरफ की m की पावर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ m की पावर क्या आई है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या आया, 0 आया। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, यहाँ 0 के इक्वल हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही l की पावर क्या है, माइनस a माइनस 3b प्लस 2c, तो यहाँ क्या आएगा, l की पावर 0 है तो माइनस a माइनस 3b एंड प्लस 2c किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि t की पावर यहाँ 1 है और ये वैल्यू है माइनस 2a माइनस 2c, वो किसके बराबर होगा। तो कंपैरिजन से हमें ये 3 इक्वेशन मिले। अब इनको सॉल्व करेंगे और किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया है माइनस 2a माइनस 2c इक्वल्स टू 1, तो इसमें हम -2 कॉमन लेके और इधर भेज सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ। a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ आ जाएगी। तो अगर a की वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगी, हाफ माइनस सी। अब अगर इसको इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो यहाँ से वैल्यू b की क्या आएगी, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। हमारे पास a प्लस सी की वैल्यू क्या थी, -हाफ थी। a प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और प्लस b इक्वल्स टू क्या किया, 0। तो b की वैल्यू, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें हाफ। अब इसके बाद जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो b की वैल्यू थी उससे क्या पुट करेंगे, हाफ पुट करेंगे, प्लस c की वैल्यू थी तो c को एज इट इज रहने देंगे और इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू, तो फिर ये हाफ वैल्यू आ जाएगी। और a की वैल्यू क्या थी, -हाफ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, +हाफ। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/3। अब अगर इस इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल्स टू हाफ, -हाफ वाले इक्वेशन में c की वैल्यू ये जो आई है यहाँ पे, इसे पुट कर दिया जाए तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो a की वैल्यू आती है -5/6, b की वैल्यू आती है 1/2 और c की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो यहाँ ये आंसर है ए बी सी का। तो हम किसी भी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी पावर्स को वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी पे, अगर हमें पता है कि उसकी डिपेंडेंसी किन किन फैक्टर्स में है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न के भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज measured using screw gauge, calculate its true diameter if main scale reading क्या दी हुई है, 2.5, circular scale division coinciding 69 and least count is 0.001 सेंटीमीटर। इसमें पॉजिटिव एरर की भी वैल्यू बताई गई है, वो क्या है, 0.002 सेंटीमीटर। तो कोई स्क्रू गेज है जिसके थ्रू किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर किया गया है, तो मेन स्केल रीडिंग। अब देखो MSR, मैं MSR को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है मेन स्केल रीडिंग, जिसे हम बोलते हैं मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। इसके बाद आता है CSD, जिसे बोला जाता है सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग, यानी कि वृत्तीय पैमाने पर भाग संख्या। तो मेन स्केल रीडिंग क्या दिया हुआ है, 2.5 एंड CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या दिया हुआ है, 69। तो और लीस्ट काउंट क्या, ये सारी गिवन वैल्यू लिखी गई हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। लीस्ट काउंट क्या दिया है, 0.001 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव जीरो एरर क्या दिया हुआ है, 0.002 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या बोला है कि इसकी ट्रू वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ट्रू डायामीटर ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि हमें इस जितनी वैल्यू दी है इसकी शुद्ध माप ज्ञात करनी है। तो शुद्ध माप के लिए हमें जितना एरर इसमें, जैसे ये पॉजिटिव एरर दिया है, इसको पहले हटाना होगा। जब भी किसी क्वांटिटी से हम एरर को हटाते हैं तभी उसकी वो ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है, जो इसकी वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू के लिए, किसके लिए, मापित मान के लिए, मेजर्ड वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो होगी मापित मान के लिए, वो क्या होगी, MSR प्लस CSD इंटू लीस्ट काउंट, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग प्लस
सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो पहले सर्कुलर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या दिया हुआ है 69 और लीस्ट काउंट की वैल्यू दी थी 0.001। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा 0.069 और प्लस ये तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू दी थी, इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मतलब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब हमें ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू के लिए जब ना हमने एरर का मतलब एरर के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर में, तो मैंने बताया था एरर इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी त्रुटि बराबर वास्तविक माप माइनस मापित मान। तो अब अगर यहाँ से हम एक्चुअल वास्तविक माप का मतलब वैल्यू, ट्रू वैल्यू अगर इसकी निकाली जाएगी तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी कि हम मेजर्ड वैल्यू में से एरर को माइनस कर दें, मेजर्ड वैल्यू में से एरर को क्या करें, माइनस कर दें। तो एरर माइनस, तो मेजर्ड वैल्यू हम अभी हमने निकाली 2.569 और जो पॉजिटिव एरर दिया हुआ था क्वेश्चन में गिवन था पॉजिटिव जीरो एरर, वो क्या था 0.002। तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल एरर निकल के एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, ट्रू वैल्यू, यानी कि शुद्ध माप हमें मिलेगा। कितना शुद्ध माप है, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.567। एक पैटर्न का मैंने इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, एक पैटर्न के क्वेश्चन ये हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक पैटर्न का और क्वेश्चन ले लेते हैं जो रैंडम एरर और रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, सारे एरर पर बेस्ड है। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 2.55 मीटर, 2.51 मीटर, 2.49 मीटर, 2.56 मीटर, 2.48 मीटर एंड 2.58 मीटर। फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। मतलब ये किसी एक्सपेरिमेंट में इतने सारे लेंथ मतलब को मेज़र किया गया किसी लेंथ ऑब्जेक्ट को मेज़र किया गया, तो उसकी लेंथ ये आई बार बार। तो अब पूछा इसमें कि इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें मीन लेंथ की वैल्यू भी बतानी है, एब्सोल्यूट एरर हर ईच ऑब्जर्वेशन के लिए बताना है। मतलब जो हमने हर बार का मेजरमेंट लिया है, हर बार के मेजरमेंट के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू यानी निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए जो गिवन वैल्यूज दी हैं, मेजरमेंट दिए हैं, तो हम उसको A1 A2 के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, A1 इक्वल्स टू 2.55 मीटर, A2 इक्वल्स टू 2.51, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। कहाँ तक, A6 तक दिया है। अब इसकी मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मीन वैल्यू मतलब रैंडम एरर के लिए जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है वही मीन वैल्यू कहलाती है। तो मीन वैल्यू क्या निकल के आएगी, सारे का सम करेंगे कहाँ तक, A6 तक। अब क्योंकि 6 बार मेजरमेंट लिया है इसलिए अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा। सारे वैल्यू पुट करने के बाद सबका सम करके और डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो ये वैल्यू आएगी 2.5283 मीटर, जिसको हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो क्या आएगा 2.53। इसके बाद इसके आगे सॉल्व करें तो अब हमें क्या निकालना है, ईच मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना। हमारे पास मीन वैल्यू निकल आई। अब एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला होता है, मीन वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो देखो ईच वैल्यू का हम यहाँ क्या निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने क्या किया, डेल A1 कैसे डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, निरपेक्ष त्रुटि को डेल A1 से। ए मीन A1, जब डेल A1 निकालेंगे तो ए मीन से क्या माइनस होगा, A1। A2 निकालेंगे तो A2 माइनस होगा, डेल A3 निकालेंगे तो A3 माइनस होगा, ऐसे सो ऑन करते हुए डेल A6 जब अगर हम निकालेंगे तो ए मीन में क्या माइनस होगा, A6। तो इनकी सारी वैल्यू माइनस करने पर, अब देखो मॉड लगा है ना, तो 2.53 से अगर 2 तो ये वैल्यू तो माइनस में आती, लेकिन मॉड लगा इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो सारी वैल्यूज आई। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का एब्सोल्यूट एरर का भी मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने फिर अभी बताया कि मीन वैल्यू के लिए वही मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी। जितनी वैल्यूज आई थी सबको सम करके और 6 से, क्योंकि 6 टर्म है तो 6 बार मेजरमेंट हुआ तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इनका सारा सम करेंगे तो 0.21 आया, उसका 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0.035 मीटर आएगा। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन
मीन वैल्यू, ए मीन, है ना। तो एब्सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल ए से, और अपॉन में ए मीन की वैल्यू आ गई, और परसेंटेज एरर है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100% से। तो अब हमारे पास पिछले उसमें देखा हमने 0.035 क्या आया था, डेल ए की वैल्यू आई थी ये यहाँ पे, और जो ए मीन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 2.53 आई थी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट परसेंटेज एरर क्या आएगा, 1.38%, और यही इसका आंसर होगा। तो मैंने इस लेक्चर में जितने भी फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन अपने पिछले 2-3 लेक्चर में डिस्कस किया है, और आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, या सिलेबस को मतलब सिलेबस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प हुई होगी। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको आती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके किसी भी तरीके के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ सॉल्व किया जाएगा। कोई भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में सेकंड यूनिट के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।